नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलामनगर के पास स्थित आशियाना मैरिज गार्डन में आई बारात में जयमाला के समय शराब के नशे में दूल्हे को देख दुल्हन ने बारात लौटा दी। लड़के वाले लड़की वालों को मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। बुधवार की दोपहर लड़के वालों ने 5 लाख का चेक लड़की वालों को सौंपा, जिसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही बेरंग लौट आई। यह पूरा मामला समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलामनगर स्थित आशियाना मैरिज गार्डन का है। यहां पर हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही हुआ कि रंग में भंग हो गया। लगभग 1.5-2 माह से चल रही थी। लवड़ी के प्यासी के माध्यम से चर्चा उत्पन्न हुई थी शादी की। बीच में बेफसली हुआ कुछ, लेकिन कुछ नशे की बात आने रही, इसमें संदेह उत्पन्न हुआ। बताया जा रहा है कि दूल्हा जो तो शराब के नशे में कोई बात नहीं मचाने लगे। जैसे बारात आई, दुबरा शहर में लड़का बैठा डगमगा रहा था, तो तभी हम लोगों ने विशेष रूप से शंका इसमें लिया। थोड़ी देर में बैठ करके उठ करके चल दिया और बड़ी देर में आया। फिर भी कार्यक्रम दोबारा शहर का संपन्न हुआ। फिर जयमाला भी गया, वहाँ भी कुछ उल्टी गलत शब्दों का लेन देन ऐसा नहीं दिया हो, वो नहीं दिया। इसलिए वो लड़की नाराज हो गई थी, वो माला तोड़ दी और फिर शादी नहीं करी। कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी क्या? यहाँ तो तलवार भी डालने लगे भाई। तलवार डालता था, फिर डालता था। पुलिस में भी मामला दर्ज करवाए। हाँ, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आवेदन दिए हैं। आवेदन 100 नंबर। अब क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं आगे? क्या चाहते हैं आगे? मामले को वापस मामले को हम चाहते हैं कि आपस में निपट जाए। क्या नाम है आपका? हमारा घर पर से लेन देन मतलब हुआ है। नाम क्या है आपका? बच्चे कहाँ से शादी लगाई थी अपने बच्चे की? नेहरू नगर में है। नेहरू नगर नागेंद्र मणि मिश्रा। क्या नाम था? पीयूष मिश्रा। बच्ची का नाम क्या है आपका? पीयूष मिश्रा। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का क्षमा। आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि दूल्हा शराब पिए हुआ था, अभद्रता कर रहा था। उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। और वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कंप्रोमाइज हो रहा है और शादी समझौता नहीं कर रहे। आप भी पहुंचे थे मौके पर? हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, 100 नंबर भी गई थी। किस तरह का संदेश? स्थिति निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर कि दूल्हा दारू पी के स्टेट में नाटक कर रहा है, बात मचा रहा है। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक किए हुए था, जिस पर से लड़की ने शादी करने से इनकार कर क्या समझौता हुआ सर दोनों बच्चों के बीच में? दिया। ये आपस में समझौता चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक खत्म। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो बीपी सिंह का बड़ा बयान। नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए हम आज ही तैयार। 12 जून तक एक चुनाव कराया जाएगा, 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव कराना आज की तारीख में आसान है, आरक्षण परिसीमन दोनों है। पंचायत चुनाव में आरक्षण बाकी है। आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। हर हाल में जून में चुनाव होंगे। आयुक्त चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए हैं। नहीं, मैंने कल भी बताया था कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज हमने अपनी इंटरनल बैठक की ये देखने के लिए कि अगर हमें आज चुनाव डिक्लेयर करना हो तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं। तो हमारी तैयारी उसके लिए भी पूरी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें 2 हफ्ते का समय दिया है। उस 2 हफ्ते के समय में हम चुनाव की घोषणा कर देंगे। तकनीकी तौर पर कुछ बताया जा रहा है कि जो परिसीमन होना चाहिए वो नहीं है उसके लिए। नहीं, परिसीमन है।
परिसीमन है, अर्बन बॉडी का भी है और रूरल बॉडीज़ का भी परिसीमन है। पहले नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव क्या आप लोग चूँकि नगरीय निकाय में परिसीमन आरक्षण दोनों उपलब्ध है, इसलिए नगरीय निकाय का चुनाव का डिक्लेरेशन हम आज ही कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। पंचायत में परिसीमन है, अभी आरक्षण नहीं है, तो आरक्षण के बिना हमें डिक्लेयर करने में दिक्कत होगी, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें पीछे जाना होगा 2019 में। लेकिन तब से परिस्थितियां बदल गई हैं, बहुत सारी पंचायतें ख़त्म हो गई हैं, कुछ अर्बन बॉडीज़ आ गई हैं, तो अगर हम 2019 पर जाते हैं तो थोड़ा सा क्यास होगा। हालांकि हमें आदेश का पालन करना है, अगर विवशता हुई तो हम वहाँ पे भी चले जाएंगे, लेकिन अगर समय सीमा में हमें आरक्षण मिल जाता है तो हम इस हिसाब से चुनाव करेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में हम 24 तारीख से पहले दोनों इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। जून तक सर तैयारी कर रहे हैं आप लोग? जून तक जो है चुनाव 30 जून तक हमारी कोशिश होगी कि हम चुनाव ख़त्म कर दें, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों। और सर आप लोग अध्ययन करने की बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के केस का अध्ययन भी आप लोग करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है रिव्यू पिटीशन की भी तैयारी कर रही है, तो इस ओर भी आप लोग ध्यान दे रहे होंगे क्या? फिर नहीं, जो रिव्यू पिटीशन तो खैर नहीं दायर हो सकती, क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है। इस पर मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन लग सकती है, और वैसा ही सरकार ने कहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए वो जाएंगे, वो उनका अधिकार है। अभी हमारे पास जो माननीय न्यायालय का अधिकार है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। अगर मॉडिफिकेशन ऑर्डर के लिए जो सरकार जाती है उसमें सफल होती है तो मॉडिफाइड ऑर्डर के हिसाब से हम करेंगे। हमें तो कोर्ट के आदेश का पालन करना है, जैसा होगा वैसा हम करेंगे। तैयारी आप लोग की पहले से थी, कलेक्टरों के साथ भी बैठे? हाँ, हमारी हमने बहुत सारी बैठकें कलेक्टरों के साथ की हैं विभिन्न समय पर। हम बहुत समय से तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इलेक्शन करने में। 30 जून तक 2-4 दिन आगे चला जाए तो चला जाए, लेकिन एक चुनाव हम ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 जून तक एक चुनाव खत्म कर दें। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। ओबीसी आरक्षण पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ पहले दिन से ओबीसी आरक्षण के लिए काम कर रही है। ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार ने सभी प्रयास किए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने अपना विदेश दौरा रद्द कर दिया है। सरकार की ओर से रिव्यू पिटीशन लगाने की तैयारी चल रही है। सीएम लगातार विधि विशेषज्ञों के संपर्क में है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की जा रही है। वैधानिक रूप से जो भी प्रयास हो सकते हैं सरकार सभी प्रयास करेगी। देखिए, देश में पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी काम हुआ है या मध्य प्रदेश में जो भी काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को भारत सरकार ने संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया, जो अभी तक नहीं मिला था। हमारी सरकार ने जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, अन्य जो संस्थाएं हैं, उनमें पार्लियामेंट से ये व्यवस्था की है कि इसमें 27% आरक्षण ओबीसी के बच्चों को दिया जाएगा और लगभग 4000 बच्चों को एडमिशन भारत सरकार ने ये जो पार्लियामेंट से अमेंडमेंट किया है उसके माध्यम से मिलेगा। कांग्रेस ने आज तक पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कोई भी काम नहीं किया है। अगर एक काम कांग्रेस बता दे जो उन्होंने किया हो, एक भी काम उन्होंने नहीं किया और सिवा झूठ बोलने के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी रही है। 1950 में जो केलकर कमेटी बनी थी, केलकर समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी वो 40 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने अगर मंडल आयोग भी बना तो जनता पार्टी की जब सरकार थी तब मंडल आयोग बना। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कभी कोई काम नहीं किया। पहले दिन से प्रयास कर रही है
कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव हों, और इसको लेकर जो जो भी प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते थे वो सारे प्रयास किए, और कल के निर्णय आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना विदेश दौरा भी निरस्त कर दिया है। और जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो रिव्यू पिटीशन लगाएंगे सरकार की तरफ से, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार विधि विशेषज्ञों के संपर्क में है, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके संपर्क में है, और इसमें वैधानिक रूप से जो भी और प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास अंतिम समय तक सरकार करेगी। और हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है कि ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होना चाहिए, और इसलिए इसके लिए आगे जो भी रास्ते हो सकते हैं वो सारा प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी को चुनाव लड़ने के योग्य बनाया, सभी वर्ग संतुष्ट थे। भाजपा सरकार ने लोगों को उच्च शिक्षा और नौकरियों से वंचित रखने का काम किया है। कमलनाथ ने 27% आरक्षण लागू किया था। ओबीसी को गुमराह करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को फर्जी आयोग बताया। मध्य प्रदेश में पहले से पिछड़ा वर्ग आयोग है। मौजूद कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। भाजपा को बताया ओबीसी वर्ग का दुश्मन भाजपा के लोग ही कोर्ट जाकर प्रक्रिया को धीमा करते हैं, कोर्ट में जाकर गलत हलफनामे देते हैं। कांग्रेस ने नया राग छेड़ा, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को पीछे छोड़ते हुए 35% आरक्षण की मांग रखी। 27% आरक्षण लागू किया, उसमें भी इसी तरह से इन्हीं के लोग कोर्ट जाते हैं, रोक लगवाते हैं। रोक 3 विभाग में होती है, पर सुविधा किसी भी विभाग में नहीं दी जाती है। और आज फिर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वहां फिर से लिख के दे दिया गया है कि बढ़े हुए आरक्षण पे इनके जो सरकारी अधिवक्ता हैं, इनके जो सरकार की तरफ से वाईसी जाते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, इन्हें लिख के दिया है कि बढ़े हुए आरक्षण को भी रोक के रखा जाए। इनकी नीयत साफ नहीं है। ये बार बार मध्य प्रदेश की ओबीसी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम तो कहते पूरे प्रदेश की जनता को लगातार ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अभी भी जो निर्णय आया है, अगर लोग हाई कोर्ट में गए, अभी बोलते हैं कांग्रेस के लोग या जो वंचित लोग थे, भाई जो जनप्रतिनिधि थे उनकी सबकी लालसा थी, और सबसे इन्होंने पंचायत चुनाव डिक्लेयर किया, पैसे भी जमा कराए, बहुत लोगों के पैसे वापिस हुए, बहुत लोगों के नहीं हुए। नौकरियों में तो आरक्षण या नौकरियों में भर्ती के नाम पे तो सरकार ने करोड़ों रुपए डकारे ही, पंचायत चुनाव में भी इसी तरह से कर लिया। मध्य प्रदेश अजूबा हो गया है। ये अजूबों की सरकार चल रही है, नए नए अचंभे, नए नए अजूबे हो रहे मध्य प्रदेश में। और इन्होंने जानबूझ के हाई कोर्ट में अच्छे से मध्य प्रदेश का पक्ष नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पक्ष इनके लोगों ने नहीं रखा, और उसकी वजह से मिला हुआ आरक्षण हमारा समाप्त हुआ। अभी भी जो फर्जी आयोग बनाकर जो मध्य प्रदेश में कल्याण आयोग पिछड़ा वर्ग का बनाया, जबकि यहाँ पर संवैधानिक आयोग पहले से है, संवैधानिक दर्जा का आयोग है, वहां ताला जड़ा है। जो आयोग के अध्यक्ष हमारी सरकार ने बनाया था, जनोपिया जी बैठे यहाँ पर वहां ताला जड़ा हुआ, और फर्जी आयोग बनाकर आज तक उसको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। और जब ट्रिपल टेस्ट की सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि ट्रिपल टेस्ट समय पर कराकर दे मध्य प्रदेश सरकार, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं कराया, क्यों ट्रिपल टेस्ट के साथ और सही जानकारी के साथ प्रस्तुत नहीं किया? आपको यह भी बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही और इनकी मंशा में क्या है, आप इससे स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने ना ही कैबिनेट में प्रस्तावित किया, सुप्रीम कोर्ट में देने से पहले कि कितने % ओबीसी की आबादी है, क्या इनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है, कैबिनेट में चर्चा नहीं की, ना ही किसी प्रकार का सीधे ले जाके वहां पे आधी अधूरी जानकारी दे दी, और जिसकी वजह से मिला हुआ आरक्षण, मिला हुआ अधिकार पिछड़े वर्ग के लोगों का छीन गया। और इसके लिए पूरी तरह से अगर कोई जिम्मेदार है तो शिवराज सरकार जिम्मेदार है, भाजपा और आरएसएस के लोग जिम्मेदार हैं, और ये अपने छुपे हुए एजेंडे को मध्य प्रदेश में लागू कराना चाहते हैं। अगर इनकी मंशा साफ, पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये सब्जबाग दिखाते रहे, लोगों को सपने दिखाते रहे
और कल सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की नहीं है। जब कमलनाथ जी की सरकार में हमने विधानसभा के अंदर 27% आरक्षण ओबीसी के साथियों को देने का प्रस्ताव किया, इसके साथ में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के साथियों को देने का काम किया, तब खूब हो हल्ला मचाया। कर ही नहीं सकते, बीजेपी को बोले ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमने कहा हमने तो दमदारी से करके दिखाया, अब तुम्हें दम हो तो दिल्ली में बैठी अपनी सरकार से करा लो। धोखे से हमारी सरकार गिरा दी, उसका कोई रंजोगम नहीं। लेकिन जब मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर शिवराज चौहान पुनः मुख्यमंत्री बन गए, तब उन्होंने कहा, बड़ी हाथ फैला के भाषण देने की कला बड़ी जबरदस्त है उनकी, कि मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से 27% आरक्षण के बारे में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से, सर्वदलीय सर्वसम्मति से पास किया जाए। क्रेडिट लेना चाहते थे। हम सारे दल के लोगों ने खड़े होकर कहा कि निश्चित रूप से क्योंकि हमारी सरकार में ये प्रस्ताव हम लेके आए, तो हम इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं। जिस स्तर तक जाना पड़े हम जाएंगे, हमने समर्थन किया। लेकिन कहा कि ट्रिपल टेस्ट में पास होने पे ही ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। ये सरकार ट्रिपल टेस्ट में फेल क्यों हो गई? और जो कुछ भी जैसा बताया गया कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, जिसके अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी थे, उनसे कोई बातचीत, कोई सलाह नहीं। ये ओरिजिनल सरकार के द्वारा नियुक्त, कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा नियुक्त पिछड़ा वर्ग आयोग है। इन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया और कल्याण आयोग की तरफ से वहां पे रिपोर्ट पेश की गई कि 48% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 35% दिया गया और ट्रिपल टेस्ट नहीं दे पाए। दूसरा, इनका जो कल्याण आयोग था, इसने कोई जन सुनवाई नहीं की, लोगों से बातचीत नहीं की, जन सुनवाई नहीं की, अपनी फर्जी रिपोर्ट बना के न्यायालय में पेश की और ट्रिपल टेस्ट में ये लोग फेल हो गए। पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार की है। कांग्रेस की बात करें तो 27% दिग्विजय सिंह जी ने, 27% कमलनाथ जी ने ये आरक्षण की बात विधानसभा में पारित की और 2 चुनाव कांग्रेस के जमाने में 27% ओबीसी से हो गए, 3 इनके हो गए। ये अध्यादेश लेके आए, खुद ही फंसे। इसके पहले परिसीमन और सब कुछ हो चुका था, आरक्षण हो चुका था, 27% रिजर्वेशन थे, चुनाव हो सकता था, लेकिन अध्यादेश लाके 2014 के परिसीमन से कराया जाए, इसमें पूरी खिचड़ी उलझ गई। और ये लोग चाहते थे, ठीक कहा आदरणीय सज्जन भाई ने और कमलेश्वर भाई ने, कि जो आरएसएस का एजेंडा है मोहन भागवत जी का, कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो तो कह रहे हैं SC ST का भी खत्म करेंगे। तो ये पहला स्टेप आरक्षण खत्म करने के, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्थिति आई, अगर ये चुनाव इस स्थिति में हुए तो ये पहला चुनाव होगा जो बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा, क्योंकि नगर पालिका, नगर पंचायत के जितने भी चुनाव इसके पहले हुए हैं, ये आरक्षण के साथ हुए। इस सब की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदेश दौरा निरस्त कर दिया है। वे 14 मई से विदेश यात्रा पर जाने वाले थे। दौरा निरस्त करने की जानकारी स्वयं सीएम ने ट्वीट करते हुए दी। दरअसल राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले को लेकर पुनर्निरीक्षण याचिका दायर करने जा रही है। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर सीएम ने अपना दौरा निरस्त किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक एक ओबीसी समाज का हमारा नेतृत्व ये बात जानता है। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री, आदरणीय उमा जी से लेकर के बाबूलाल गौर से लेकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान अनवरत 16 वर्षों से मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ओबीसी समाज वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। तेरा जवाब दें कमलनाथ जी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि
संविधान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए मैं कहता हूं, उसके बावजूद भी जो मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विदेश के दौरे उन्होंने सब रद्द कर दिए, महत्वपूर्ण दौरे थे, लेकिन उनकी गंभीरता इतनी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उनका हृदय से आभार करता हूं कि एक ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री जो अपने ओबीसी समाज वर्ग के लिए अगर इस प्रकार की चीजों को कैसे किया जा सकता है कि मॉडिफिकेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमने किन किन वकीलों को खड़ा किया था। यही वही कांग्रेस है जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब वकील खड़े हुए थे तो मैंने तो कहा था, उनके एडवोकेट जनरल ने भी वॉकआउट कर दिया था, गए नहीं थे। जवाब दें कमलनाथ जी, जवाब दें दिग्विजय सिंह जी, जवाब दें अरुण यादव जी, जवाब दें जो बातें कर रहे हैं प्रेस के माध्यम से, आज भी मध्य प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे दौरे रद्द करके इस काम में मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे। हम न्यायालय से इस बात की अपील करेंगे, गुहार करेंगे और इस दिशा में प्रयास हमारे होंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये तो केवल 27% की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये गंभीरता के साथ, 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे, चाहे और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होगा उसके, इसलिए उसके बावजूद भी ये हमने तो कहा ना कि दलित, शोषित, पीड़ित, ऐसे हमारे सभी समाज वर्गों को आगे लाने के लिए, मैंने कहा ना महिलाओं के बारे में ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने शुरुआत की थी। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व इस दिशा में इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ओबीसी समाज वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए। मंत्री सारंग ने अधिकारियों के साथ भारत टॉकीज आरओबी का निरीक्षण किया, वेयरिंग और पेडिस्टल की मरम्मत के निर्देश दिए। लगभग 3 करोड़ की लागत से होगा मरम्मत का काम। मरम्मत के कार्य में लगेगा 8 महीने का समय। 80 फीट रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने का प्लान किया जाएगा तैयार। पुराने भोपाल से भोपाल स्टेशन को जोड़ने का काम भारत टॉकीज का पुल करता है। मंत्री सारंग ने ब्रिज के नीचे संचालित गोडाउन को बंद करने के निर्देश दिए। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सीय व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, उसके लिए लगातार हमने काम किया है और इसीलिए मैं तो पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में भ्रमण करता हूं और कहीं भी कोई दिक्कत है तो उसका हम निराकरण कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द भोपाल में जो हमारा ट्रॉमा यूनिट है और जो हमारा इमरजेंसी यूनिट है उसको वर्ल्ड क्लास का बनाने वाले हैं और उसी का अनुसरण पूरे मेडिकल कॉलेज में करेंगे तो चिकित्सीय व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, हमारे मरीजों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमीदिया हॉस्पिटल में, गांधी मेडिकल कॉलेज में हम जल्द से जल्द सुल्तानिया को शिफ्ट करने वाले हैं। वहाँ पर मैटरनिटी के वार्ड 300 करने वाले हैं, 200 से बढ़ाकर 300 कर रहे हैं। पीडियाट्रिक वार्ड हमने शिफ्ट किया, अभी ट्रायल रन चल रहा है। तो हम तो हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। जबलपुर के गढ़ा थाने में पदस्थ 2 पुलिस आरक्षकों पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लगा है, जिसके बाद नाराज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ गढ़ा थाने का घेराव किया बल्कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सीएसपी से मांग भी की। बताया जा रहा है कि जिन 2 दोषी पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा है, इससे पहले भी उनके खिलाफ कई मरतबा शिकायत हुई। इसके बावजूद भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इन 2 पुलिस आरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जानकारी के मुताबिक एनएसयूआई कार्यकर्ता रोहित सड़क किनारे खड़ा हुआ था। कल रात में गढ़ा थाने के 2 पुलिस कांस्टेबल शैलेंद्र यादव और वीरेंद्र यादव पेट्रोलिंग में थे। लगातार हमें रात को जानकारी आई कि ये राहगीरों को नशे की धुत में परेशान कर रहे हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पर रात को पहुँचे तो उन्होंने हमारे एक कार्यकर्ताओं को पकड़ा और वो वहाँ पर खड़ा था, उनसे सवाल बस किया कि बोले कहाँ जा रहे हो, बोले भैया हम घर जा रहे हैं। उन्होंने उतरते ही साथ उसको मार दिया। फिर उसने हमें संपर्क किया, हम सीधे उसको थाने लाए, गढ़ा थाने उसका मुलायजा कराए, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी उन दोनों कांस्टेबल के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम सब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर
घेराव किया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो NSUI जल्द एसपी ऑफिस का घेराव करेगी। राहुल रजक, NSUI पूर्व प्रदेश सचिव। कल रात्रि की बात है, कुछ लड़के गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़े थे, जिन पर पेट्रोलिंग द्वारा उनको वहाँ से हटाया गया। तो रात में ही जो कुछ युवक हैं वो यहाँ पे आके कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके द्वारा जो पुलिस को हटाया गया वहाँ से वो बल प्रयोग किया गया, जिसके लिए उन्होंने शिकायत दी कि इसकी विधिवत जांच की जाए और जांच में जो भी तथ्य आते हैं उनको 3 दिवस के अंदर अवगत करवाया। सर, ये पुलिसकर्मियों के जो नाम आ रहे हैं सामने, इनके पहले भी कई शिकायतें हुई हैं। इन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मेरे समक्ष तो पहली बार शिकायत आई, उन पर जो भी जांच होगी, अगर इसकी पूर्व में भी इनके विरुद्ध अगर ऐसी कोई शिकायत आई होगी तो वो भी देख ली जाएगी, उसको भी इसमें शामिल करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व का आयोजन 13 मई को भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल के कुलाधिपति पद्मश्री डॉक्टर सरदार हरमेंद्र सिंह बेदी उपस्थित रहेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक नीरू सिंह ज्ञानी और आयोजन समिति के निमिष सेठ ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस समारोह में भोपाल महानगर और आसपास के सिख संगत समेत अन्य समाज बंधु भी बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। मैं श्रीमती नीरू सिंह ज्ञानी, पंजाबी साहित्य अकादमी निदेशक संस्कृति विभाग। यहाँ पर जो श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसी के निमित्त भोपाल में यह आयोजन 13 मई को शाम 5:30 बजे रविंद्र भवन में आयोजित किया जा रहा है और ये बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ यहाँ आयोजित किया जा रहा है। कौन कौन इसमें जी, इसमें हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम में आदरणीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, जो मध्य प्रदेश हमारे के राज्यपाल हैं। उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारी संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हरदीप सिंह डंग जी, कैबिनेट मंत्री नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा पर्यावरण के हैं। और व्याख्यान के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं मुख्य वक्ता के रूप में सरदार हरमेंद्र सिंह बेदी, जो चांसलर हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश से। और साथ ही यहाँ पर लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे भव्य रूप से, जिसमें पूरे इतिहास के बारे में, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, वो रंगमंच पटियाला से पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हो रही है। ये भोपाल में पहली बार होगा जी, 400वां प्रकाश पर्व जो है भव्य रूप से पहली बार भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। कितने लोग भाग लेंगे इसमें? ज़्यादा 1500 से 2000 संख्या रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस पर। नमस्कार।